नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई मुद्दा है नहीं, अडानी के अलावा देश में कोई समस्या है नहीं। बात किसकी करेंगे, अडानी की और मोदी की। बीच में अमित शाह कूद गए नरेंद्र मोदी के इशारे से बाबा साहब पर एक विवादित बयान दे करके। खैर, उनके लिए लोगों ने कह दिया कि भाई स्वर्ग आपको मुबारक, आप स्वर्ग जाइए और 7 जन्म तक स्वर्ग में ही रहिए। कम से कम ये धरती तो बची रहेगी ठगीगिरी से, कोई इसे ठगने वाला नहीं रहेगा। तो फिलहाल देश का एक ही कहना है कि स्वर्ग मोदी, अमित शाह, बाकी और उनके गुर्गों को मुबारक हो। इस देश को अंबेडकर चाहिए और अंबेडकर का संविधान। इस देश के लिए अंबेडकर ही भगवान है। अब इस बात को अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी समझ नहीं पाएंगे, वो समझ भी नहीं सकते। मनुवादी लोग, यानी मनुवादी विचारधारा के लोग, मनुवाद का विरोध करने वाले भीमराव अंबेडकर की सोच को कैसे समझ पाएंगे। मजबूरी है, जरूरी है, वोट के लिए पिछड़ी जाति को भी साथ लेना। इसके लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं, मूर्तियां लगवा देते हैं, या जो भी नौटंकी करनी होती है करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं ना, तो ये सावरकरवादी आरएसएस के पूर्वजों के विचारों को आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आरएसएस, सावरकरवादी, ऐसे लोग जिनके आदर्श, जिनके पूर्वज संविधान विरोधी रहे हों, वो अंबेडकर का सम्मान कहां से करेंगे। तो निश्चय ही ये सोची समझी चाल के तहत संसद में नरेंद्र मोदी के इशारे पर अमित शाह का विवादित बयान आया था और उसका मकसद भी हल हो गया। संसद भंग, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अब कोई चर्चा नहीं होगी और यही चाहते थे कि किसी भी कीमत पे अडानी पर चर्चा ना हो। अब अडानी पर चर्चा को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं, यह अंदाजा आपको है, देश जानता है। लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत से मैदान बाकी हैं। चुनाव आयोग का फिर एक बार ड्रामा शुरू होगा। दिल्ली में चुनाव होगा, बिहार में भी चुनाव होगा, कम से कम दिल्ली तो सामने है। अब दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को चुनाव ना करवा करके, लोगों का समय और देश का पैसा बर्बाद ना करके भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर दे, उनके सारे कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट दे दे चुनाव आयोग। क्या जरूरत है इतनी बड़ी नौटंकी की। क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं मेरे दोस्त कि आगे दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब उसके लिए माहौल तैयार करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे जितनी नौटंकी करें, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब तो है चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी के बिस्तर पर बिछा हुआ है। उसका इस्तेमाल जैसे चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सिस्टम इनके लोग कर सकते हैं। तो रिजल्ट अभी से डिक्लेयर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। वैसे भी चुनाव आयोग तंग आ चुका है जवाब देते देते। तो नरेंद्र मोदी ने चुपके से उनके लिए कानून भी बना रहे हैं। धीरे धीरे उनके हाथों में और पावर देते जा रहे हैं कि भाई तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग में अब आरटीआई लागू नहीं होगा। चुनाव आयोग से आप कुछ पूछेंगे तो वो बताएगा नहीं। अब किसी भी मुद्दे को डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है।
वेबसाइट पे भी नहीं डालेंगे, आप पूछ भी नहीं सकते। यानी अगले चुनाव, दिल्ली का जो चुनाव आ रहा है, उसमें पहले से ही सर्टिफिकेट तैयार है, जितने भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खड़े होंगे सब चुनाव जीत जाएंगे। जीतने का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जो लोग खड़े होने वाले हैं उनके, वो विजेता घोषित हो चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट बढ़ चुका है। फिर चुनाव की नौटंकी क्यों? वैसे भी मेरे दोस्त, चुनाव आयोग जब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, देश के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो चुनाव आयोग है क्यों? नरेंद्र मोदी खुद ही बोल दें कि जिसकी सरकार, मेरे साथ जो खड़ा है वो विधायक और एमपी सब कुछ है, जिसको मैं बोलूंगा डीएम को इसे विधायक का सर्टिफिकेट दे देगा, जिसको बोलूंगा इसको एमपी का सर्टिफिकेट देना है तो दे देगा। जब सब कुछ अपने तरीके से करवाना है तो चुनाव की नौटंकी क्यों? यहीं से बात शुरू होती है। नरेंद्र मोदी को अगर कोई परेशानी है आज, अब यूं कह सकते हैं कि गुजराती माफियाओं को अगर कोई परेशानी है, अगर कोई दिक्कत है, अगर कहीं अड़चन आ रही है, तो वो है संविधान, यानी अंबेडकर। अंबेडकर के प्रति जो नफरत है अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, चड्ढी गैंग की, वो आपको साधारणतया समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि उनके रास्ते में, उनके साम्राज्यवाद के रास्ते में, अधिनायकवाद के रास्ते में अगर कहीं रोड़ा है तो वो संविधान है, यानी अंबेडकर है। अंबेडकर मतलब संविधान, संविधान मतलब अंबेडकर है नहीं। फिर भी गले की फांस बने हुए हैं। तो उनके मतलब भीमराव अंबेडकर के लिए जो इनके मन में गुस्सा है वो गाहे बगाहे बाहर आता रहता है। खैर, संसद में दिया गया बयान तो सोची समझी साजिश थी, अडानी के खिलाफ कोई बहस ना हो जाए, कोई मुद्दा ना उठ जाए, और देश में जो मुद्दा चल रहा है अडानी का वो दब जाए, दब रहा है। अब कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, एनडीए गठबंधन अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, या नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहा है, भारतीय जनता पर उंगली उठा रहा है, अंबेडकर विरोधी होने का, संविधान विरोधी होने का। मेरे दोस्त, इसका समाधान यही था, इसका समाधान यही था कि अमित शाह का यह बयान अडानी की तरफ से सिर्फ संसद में ही नहीं, संसद तो खत्म हो गया, पूरे देश में डाइवर्ट कर दिया। आज विपक्ष, एनडीए गठबंधन अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है और अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहा है, अंबेडकर जी का अपमान हुआ यह बात कर रहा है। वो तो हुआ ही है। यानी अडानी से तो ध्यान हट ही गया, जो चाहते थे नरेंद्र मोदी हो गया। कितने शातिर हैं ये, इसका अंदाजा इस घटना से आप लगा सकते हैं मेरे दोस्त। और नरेंद्र मोदी के सातिराना चालों का, नरेंद्र मोदी के सातिराना समाधानों का जब आप अध्ययन करेंगे, उस पर ध्यान भी डालेंगे, तो आप चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त। एक और इस बीच, जब कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को अपने ऊपर हावी होता देख नरेंद्र मोदी बौखलाए, तो क्या किए? अपने गुर्गों को इशारा कर दिया कि राहुल गांधी पर एफआईआर करो, ठीक है, झूठा आरोप लगाओ कि राहुल गांधी ने संसद में धक्का मुक्की की, संसद के बाहर धक्का मुक्की की। दो सारंगी और मुकेश को बकरा बनाओ। ये तो मारने का इरादा रखते थे, मारे नहीं, बच गए। सारंगी और मुकेश को अपने किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कहेंगे, कि वो बच गए, नहीं तो मोदी जी मरवा ही डालते, और मरवा कर उनका लोटा लेकर पूरे देश में घूमते और उनके नाम पे वोट मांगते आगे आने वाले चुनावों में, या कांग्रेस को बदनाम करते, या राहुल गांधी को जेल भेज देते कि देखिए मार डाले, धक्का देकर मार डाले। खैर, नरेंद्र मोदी की राजनीति अब क्राइम से शुरू होकर क्राइम पे खत्म होती है। उनके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। लेकिन यहां एक बड़ी घटना जो ये हुई
कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर जब उनके गुर्गे एफआईआर किए राहुल गांधी पर, यहां कहने का मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की सारी चालें फेल हो रही हैं और जितनी चालें वो चल रहे हैं उनको उल्टा फंस रहे हैं। यहां एक बात और आप डंके की चोट पर लिख लो, अब राहुल गांधी पर एफआईआर करवाने का रिजल्ट, अमित शाह को अब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, नरेंद्र मोदी खुद इस्तीफा देंगे। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका मुद्दा होगा राहुल गांधी पर एफआईआर। क्यों? आप देख लेना, सामने रिजल्ट यही आएगा और बहुत जल्द आने वाला है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आने वाला है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि देश नरेंद्र मोदी के डाइवर्जन पॉलिसी को जानता है, समझ गया है और देख रहा है नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक हैं इस देश के लिए। और नरेंद्र मोदी का समाधान, यानी नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि मैंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, बहुत कुछ कर रहा हूं, और एक मंच से तो यहां तक बोले कि मैंने देश, मैंने घर, सब कुछ छोड़ा। इतनी बड़ी नौटंकी। लेकिन हकीकत क्या है मेरे दोस्त? इन्होंने घर छोड़ा चोरी के नाते, पढ़ लिख नहीं पाए क्योंकि आवारा थे, घर में पत्नी छोड़कर भाग निकले क्योंकि गैर जिम्मेदार थे, निठल्ले थे, उसका पालन पोषण नहीं कर सकने की हैसियत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, कर्मठ नहीं थे, मां बाप की जिम्मेदारी से भाग गए। 30-35 साल उनके कथनानुसार उन्होंने भीख मांग के खाया। अब इससे बड़ा आवारा और इससे बड़ा नाकारा कोई हो सकता है? यह देश का दुर्भाग्य है जो गांव समाज या देश में जिसको सबसे बड़ा नाकारा कहा जाता है, जिसको कोई अपने दरवाजे बैठने नहीं देता, कोई जिम्मेदारी नहीं देता, कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे आदमी के हाथ में देश दे सौंप दिया गया। गलती हम सब की है, हम भी उसमें से एक हैं। हो गया, गलती हो गई, मैं सुधर गया, मेरे विचार बदल गए, मेरी सोच गलत साबित हुई नरेंद्र मोदी के प्रति और मैं विरोध कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आप कब समझोगे, आप कब जागोगे। 2-4 बातें अगर मैं कहना मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी का खतरनाक तरीका, खतरनाक समाधान। नरेंद्र मोदी ने आपसे बहुत कुछ वादा किया, उनमें से किसी को भी नहीं निभाया, लेकिन उनमें से निभाने का नाटक जरूर किया। लेकिन वो नाटक कितना भारी पड़ा इस देश के लिए, आप उसको जब समझेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी के बारे में समझने में आसानी होगी। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने देश को रोजगार देने की बात की थी, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था, सपने दिखाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी का समाधान क्या किया? कभी आपने ध्यान से पलटने, मतलब चल रही राजनीति को जानने की कोशिश की? उन्होंने सभी संस्थान जहां से नौकरी दी जा सकती है, सब कुछ अडानी को बेच दिया। कहने का मतलब, भाई मेरे पास रोजगार ही नहीं है तो मैं कहां से दूंगा, अब जाइए प्राइवेट में नौकरी मांगिए। नरेंद्र मोदी ने नौकरी का वादा जो किया था उसका समाधान उन्होंने यह दिया कि सारे संस्थान जहां से नौकरी बन सकती थी, नौकरी मिल सकती थी, जहां से नौकरियां मिलती थी, जहां से रोजगार मिलते थे, वो सारे संस्थान अडानी को दे दिए। मिलेगी कहां से? बात खत्म। यही है उनका समाधान। आप अगर नरेंद्र मोदी के पास रोटी मांगने जाओगे कि भूख लगी है रोटी खिला दो, तो आपको जहर खिला देंगे। यह उनका समाधान है। अगर जहर आप खा लोगे, मर जाओगे, तो रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोटी देने की बात करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। सेना में लोग नौकरी मांगते थे, सेना को ही 5 साल का वॉचमैन बना दिया। जहां से नौकरियां मिल सकती थी वो अडानी को बेच दिया। मेरे दोस्त,
सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था गरीबी को लेकर के, और 15-20 लाख हर आदमी को दे रहे थे। यह उनका मुद्दा था। उन्होंने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव जीते और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तक पहुंचे धोखे से। लेकिन उसका समाधान क्या दिया? सबको 80 करोड़ देश के लोगों को 5 किलो भीख के अनाज का कटोरा थमा दिया। चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए कि देश बेरोजगार मतलब गरीबी का समाधान ढूंढ रहा था, और गरीबी दूर करेंगे नरेंद्र मोदी, ये उम्मीद लेकर नरेंद्र मोदी के पास गया। नरेंद्र मोदी ने दिया क्या? उनको रोजगार दिया, उनको व्यवसाय दिया, उनको कोई रास्ता दिया, उनको कोई संसाधन दिया, उनको कोई ऐसा मार्ग दिया जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सके? नहीं ना, उनको भीख दे दी कि ठीक है ये लो 5 किलो अनाज खाते रहो, मरना मत, जिंदा रहो, नहीं तो लोग आपके मरने, और मार भी दिए थे बहुत से। तो ये उनका समाधान है, यानी गरीबी का समाधान यानी मार दो, गरीबी का समाधान यानी भीख लो ना, खाओ ना, पेट भरने के लिए ही चाहिए ना, लो 5 किलो अनाज लो, खाओ, जीते रहो, मरो मत। मतलब देश उनसे समाधान मांग रहा था कि उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें व्यवसाय दीजिए, उन्हें रास्ता बताइए, जो भी किसी तरह से मेरी गरीबी दूर कीजिए। देश ये मांगने के लिए और ये उम्मीद करके नरेंद्र मोदी के पास गया था, और नरेंद्र मोदी ने उनको कटोरा थमा दिया कि लो भीख मांगो। ये भी तो रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है। 5 किलो अनाज की भीख मांगते रहो, हर महीने आओ, लाइन में लगो, मांगो, मांग के खाओ, ये रोजगार है। मतलब ये तुम्हारी गरीबी का समाधान है। महंगाई, मेरे दोस्त, महंगाई की समस्या कहां से शुरू होती थी? महंगाई की समस्या शुरू होती थी जमाखोरी से। नरेंद्र मोदी ने जमाखोरी का लाइसेंस दे दिया, महंगाई की समस्या परमानेंट बना दिया। बात करो रोज महंगाई की, कभी तेल महंगा रहेगा तो कभी नमक रहेगा, तो कभी दाल रहेगा, तो कभी चीनी रहेगा, तो कभी धनिया रहेगा, तो कभी पुदीना रहेगा, तो कभी मिर्चा रहेगा। महंगा रहेगा, सब कुछ रहेगा। और लूट कर खाने वाले, महंगाई का फायदा उठाने वाले, इनके गुजराती माफिया, अडानी अंबानी। अब जो दाम बेचेंगे वो खरीदो और खाओ, महंगाई का समाधान हो गया। यह है नरेंद्र मोदी का स्टाइल कि मतलब कैसे लोगों का, महंगाई पर बात ही मत करो, करोगे कैसे? अब सब कुछ महंगा ही रहेगा। और कितने दिन तक चिल्लाओगे कि 150 रुपया किलो तेल हो गया, 250 रुपया किलो तेल हो गया, या किसी भी महंगाई के बारे में आप कब तक बोलोगे? अब महंगा ही रहेगा, सस्ता होगा ही नहीं। चलो हो गया। 1 रुपया 2 रुपया किसी भी चीज पर जब बढ़ जाता था, उसके लिए धरना प्रदर्शन देश में बहुत कुछ होता था, उठ बैठता था। लेकिन वो सारा समाधान ये निकाला नरेंद्र मोदी ने कि महंगाई अब परमानेंट रहेगी, महंगाई ही आपका जीवन रहेगा, और अडानी अंबानी को लूटने दो, जो मांगेंगे दो और उसी दाम में खरीदो। हमारा भाई है, ये है नरेंद्र मोदी का समाधान। मेरे दोस्त, महंगाई दूर नहीं कर पाए, करेंगे नहीं, करना ही नहीं था, समाधान ही दे दिया कि अब परमानेंट महंगाई में ही रहना है, जीना है। कहां से कौन रोज जाकर के कहां से धरना प्रदर्शन करेगा? और महंगाई का सबसे बड़ा अस्त्र, जो महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता था, जमाखोरी, उसका लाइसेंस अडानी को दे दिया। अडानी अंबानी, तुम जितना चाहो गोडाउन में अपने अनाज रख सकते हो। अब सरकारी तंत्र, एफसीआई वगैरह का छापा पड़ता था, लोगों को डर लगता था, एफसीआई को ही खत्म कर दिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। उसके गोडाउन सब अडानी को दे दिए। छापा कहां से पड़ेगा? जब उसका गोडाउन ही खरीद लिया अडानी, तो छापा कहां पर डालेगा? एफसीआई छापा कहां डालेगा? जमाखोरी अडानी कर रहा है, अंबानी कर रहा है। यानी महंगाई का समाधान यह है कि अब महंगाई में ही जीना है। रुपए का अवमूल्यन, बात मत करो। पेट्रोल डीजल के 1 रुपया 20 पैसे 10 पैसे दाम जब बढ़ जाते थे तो हड़तालें हुआ करती थी, समस्याएं खड़ी हो जाती थी।
नरेंद्र मोदी ने समाधान ही ढूंढ दिया। बाजार रोज बढ़ाओ, अब रोज करो हड़ताल। 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा बढ़ाते 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 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल है और उसी रेट में बना हुआ है। अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है, करो धरना प्रदर्शन। रोज कहां से करोगे? जब रोज बढ़ेगा तो कहां से करोगे? याद ही भूल जाओगे कि कल क्या था, आज क्या था। यह है नरेंद्र मोदी का समाधान। जिस दिन आप नरेंद्र मोदी से दवा मांगने जाओगे कि मुझे बुखार है, उस दिन आपकी गर्दन ही काट देंगे। भाई खत्म हो गया, आपको दर्द ही नहीं होगा। यह है नरेंद्र मोदी का समाधान। आपने देखा किसान कभी बीज के लिए, कभी खाद के लिए, कभी महंगाई के लिए, कभी एमएसपी के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। डल्लेवाल तो अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, पता नहीं मरणासन्न है, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं। सरकार से कोई मतलब नहीं। इसीलिए किसान बिल लेके आ गए कि किसान का झंझट खत्म। लो अडानी सब तुम देखो। नरेंद्र मोदी का समाधान, अगर दाना मांगोगे तो गर्दन काट देंगे, मुंह ही निकाल देंगे कि अब मुंह नहीं रहेगा तो खाने के लिए क्यों मांगोगे? मांगोगे ही नहीं। नरेंद्र मोदी के पास चले जाओ, अगर कहो कि मेरा छत छू रहा है, थोड़ा इसको ठीक करवाने के लिए कोई समाधान बताइए, तो बुलडोजर चलवा देंगे। ना घर रहेगा, ना आप चूने की शिकायत यानी पानी टपकने की शिकायत करोगे। ये नरेंद्र मोदी का समाधान। कितना क्रूर है ये आदमी, कितना नृशंस है ये आदमी, और इसके डिसीजन, इसके निर्णय। कभी आपने स्थिरता से, ध्यान से इस बात को सोचा है? मेरे दोस्त, स्वास्थ्य, एक तरफ कार्ड बांट दिया कि लीजिए 5 लाख का कहीं भी इलाज करवा सकते हो, दूसरी तरफ सारे सरकारी अस्पताल बंद। प्राइवेट वाले लेते ही नहीं, बोलते ये कार्ड नहीं, और लेते भी हैं वो उनकी साठगांठ है। वो तो सिर्फ कार्ड का नंबर लेकर पैसा ले लेते हैं सरकार से, 1 पैसा भी नहीं देते उनको। यहां वहां भी बंदरबाट चलती है, वहां भी लूट चल रही है। न रहेगा अस्पताल, बीमा का कार्ड लेके घूमते रहो, मरने के बाद क्या कहते हैं, अर्थी तक नहीं मिलेगी, कफन तक नहीं मिलेगा, कार्ड लेके घूमो। किसी अस्पताल में कोई लेगा ही नहीं, वो कार्ड काम ही नहीं आएगा। ये मेरा अपना सगुफा नहीं है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स है, मैंने खुद देखा है सीधे। शिक्षा, फीस बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, सारे सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट स्कूल चालू। अब जाओ प्राइवेट में नाम लिखाओ, जो मांगेगा वो दो, सरकार की जिम्मेदारी खत्म। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बेचारा काम वाम कर रहा था, स्कूल बनवा रहा था, उसको भी अब लपेटने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। खैर वो तो दिल्ली तो गई, सब गया, चुनाव की नौटंकी है। नरेंद्र मोदी का समाधान, शिक्षा। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मेरे दोस्त पूरे देश की महिलाओं से कह दिया गया है। खैर क्राइम के बारे में पूरे देश को एक आदेश है, स्टैंडर्ड आदेश सिस्टम को। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बलात्कार करता है तो उसको नहीं गिरफ्तार करना है, बलात्कार जिसके ऊपर हुआ है उस महिला को गिरफ्तार करो और जेल में डालो। स्टैंडर्ड आदेश है। अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी है का आदमी, समर्थक या नजदीकी है, तो सारे अपराध मरने वाले पर लगा देंगे। अगर ये मिलकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बृजभूषण शरण सिंह किसी लड़की का बलात्कार करें, या कुलदीप सिंह सेंगर किसी लड़की का बलात्कार करें, किए ये सब तो, या चिन्मय आनंद किसी लड़की का बलात्कार करें, पहले तो बलात्कार करके मार डालेंगे। अगर मान लीजिए बच गई तो सिस्टम उसे उठाकर जेल में डाल देगा। किसको? लड़की को। बलात्कारी को कुछ नहीं पूछ, कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ नहीं होगा, वो तो अलग बात है कि बहुत बड़े तूफान के बाद वो अंदर गए। या आपने देखा बृजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं हुआ, चिन्मयानंद दास भी बाहर है, वो लड़की शायद जेल में है या क्या हुआ पता नहीं। कहने का अर्थ ये है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम को आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, मंत्री अगर बलात्कार करे किसी औरत से, तो उस औरत अगर जिंदा बच जाए तो उसको जेल में डाल दो। ये स्टैंडर्ड आदेश है नरेंद्र मोदी का, और यही पूरे देश में हो रहा है। क्राइम के बारे में
अगर अपराधी नरेंद्र मोदी का है, भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी का है, यानी बीजेपी का है, अगर डकैत, चोर, लुटेरा, फ्रॉड अगर नरेंद्र मोदी का है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बलात्कार बृजभूषण शरण सिंह करेंगे और जेल जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहने का अर्थ यह है कि बीजेपी ए लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू रेप, लाइसेंस टू, और यही है इस देश में। ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, जो घर है वो भी नहीं बचेगा। अब इस तरह के समाधान से देश कैसे बचेगा? आपकी आवाज देश तक नहीं पहुंचने दी जाएगी, मीडिया खरीद लिया गया। आपको न्याय नहीं मिलेगा, जज खरीद लिया गया। आपकी आवाज संसद में नहीं गूंजेगी, नहीं उठाई जाएगी, संसद खरीद लिया गया। आपकी आवाज सिस्टम खरीद लिया गया, नहीं सुनेगा सिस्टम। न्याय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह अमृत काल है, क्योंकि यह मोदी काल है। बचा क्या है आपके पास? मेरे दोस्त, जाते जाते एक बात बोलता हूं, वीडियो लंबा हुआ क्षमा कीजिएगा, लेकिन जाते जाते एक बात, अगर आप समझ में आई बात तो ठीक है। जाते जाते एक बात बोलता हूं, अगर जीना चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे तो शायद जिंदा रहोगे, नहीं लड़ोगे तो गारंटेड मार दिए जाओगे। जीना है तो लड़ना पड़ेगा, मोदी के विरोध में खड़े होना पड़ेगा, गुजराती माफियावाद के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होगे